आंसू का जन्म आंख से होता है, आंसू गालों पर जीवित रहता है, होठों पर आकर दम तोड़ देता है। ये आंसू का जीवन चक्र है। अब इसमें कुदरत का करिश्मा देखना, यहाँ तक कुछ नहीं, आगे की बात सुनना। आंसू का जन्म आंख से होता है, गालों पर आंसू जीवित रहता है, होठों पर आकर दम तोड़ देता है, और जिन होठों पर आकर आंसू की मौत होती है वहीं से मुस्कान का जन्म होता है। इसलिए हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर उजाले के बाद अंधेरा है, हर सुबह के बाद शाम है, शाम के बाद सुबह है, दिन के बाद रात है, रात के बाद सुबह है, आंसू के बाद मुस्कान है, मुस्कान के बाद फिर आंसू है, फिर आंसुओं के बाद फिर मुस्कान है। ये क्रम है जीवन का, ये चलता जाता है। हम कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोमांचित होते हैं। इस चीज का नाम कवि सम्मेलन है। और ये कवि सम्मेलन आज टॉक में साकार हुआ, इसलिए मैंने ये टिप्पणी की है। आइए मैं कविताएं आपको सुनाता हूँ। वो अभी मैं कवियत्री सम्मेलन में था भीलवाड़ा, तो एक कवियत्री ने कहा कि सूरज और चांद में इश्क हो गया, तो एक में दाग लग गया और एक में आग लगी। बेचारी के पास इसके आगे की कोई बात ही नहीं है, इससे ज्यादा साहित्यिक वो हो ही नहीं सकती थी। मैंने कहा सूरज और चांद में इश्क है, इसका सबूत ये है कि आज भी चांद सूरज के पीछे पीछे घूम रहा, सूरज चांद के पीछे पीछे घूम रहा, दोनों मिल ही नहीं पा रहे, दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे। ये इश्क है। और कवि सम्मेलन क्या है? कवि सम्मेलन, और मेरी बात सही हो तो मैं ताली बजाकर समर्थन करना, क्योंकि परंपरा है, या तो कवि सम्मेलन की कोई नई सिरे से नहीं हो रहा है, लेकिन महसूस करना मैंने परिभाषा दी है। कवि सम्मेलन कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है। क्या बात है। इस इश्क में जितना जुनून होता है वो इश्क उतना ही कामयाब होता है। आप अपने भीतर कवियों के लिए जुनून पैदा कीजिए, हम आपके श्रोताओं के प्रति जुनून पैदा करते हैं और काव्य पाठ शुरू करते हैं। ताली बजाइए, मैं कविता पढ़ता हूँ। पिछले दिनों में अमेरिका गया, तो अमेरिका जाते मैंने अमेरिका वालों को कह दिया, अमेरिका वालों तुम सब फिसड्डी मंद बुद्धि, हम इंडिया वाले इंटेलिजेंट। उन्होंने पूछा कैसे यार? अमेरिका, तुम्हारे अमेरिका में सब मंद बुद्धि रहते हैं, हमारे भारत में सब इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, ऐसे? बोला को उदाहरण दो। मैंने कहा उदाहरण लो, अपने क्या कमी उदाहरणों की? मैंने कहा देखो तुम मंद बुद्धि और हम इंटेलिजेंट हैं, उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन हुआ, जिसने मोनिका के साथ झगड़ा किया, झगड़ा भी तगड़ा किया, गजब का लफड़ा किया, खुद की इज्जत भी दो कौड़ी की कराई, पद और देश की इज्जत भी मिट्टी में मिलाई। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। देश की तारीफ की, आप लोगों की पैरवी की मैंने, और पैरवी ढंग से की हो तो फायदा लगाना देखा, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि हम भारतीय लोग सदा अक्ल की खाते हैं, इसलिए जब आदमी पूरी तरह बूढ़ा हो जाता है तब जाके उसको राष्ट्रपति बनाते हैं। किसी भी प्रकार के कोई रिस्क ही नहीं उठाते। जवान आदमी का क्या भरोसा, पता नहीं कब उसकी नीयत में खोट आ जाए। खुद की इज्जत भी दो कौड़ी की करे, पद और देश की इज्जत भी मिट्टी में मिलाए। इसलिए अपने इंडिया में कहते हैं बीमारी से बचाव के लिए टीके लगाएं। यह है अपना पॉलिटिकल वैक्सीनेशन। और आदमी कैसा, मच्छर तक इंटेलिजेंट होते हैं इंडिया में। एक मच्छर ने दूसरे मच्छर से प्रश्न किया, क्यों रे तू दुबला कैसे हो गया? दो मच्छरों का संवाद। एक मच्छर ने दूसरे मच्छर से प्रश्न किया, क्यों रे तू दुबला कैसे हो गया? दूसरे ने जवाब दिया, प्रिकॉशन से जीता हूँ, आजकल आदमी का खून नहीं पीता हूँ। प्रिकॉशन से जीता हूँ, आजकल आदमी का खून नहीं पीता हूँ। उसने पूछा क्यों? वो बोला क्यों कि यार पेट खाली रहे तो रह जाए, पर एड्स की रिस्क कौन उठाए? अपने इंडिया में सब इंटेलिजेंट, और राजस्थान के लोग तो सुपर इंटेलिजेंट, और उसमें भी टॉप वाले तो सुपर डुपर इंटेलिजेंट। मैं जब पिछली बार टॉक आया तो अपनी सगी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने गया। बस यही चीज है हास्य की कविता में, शब्द को पकड़ लोगे तो आनंद नहीं कीजिए। भाई सगी को सगी कहने में क्या हर्ज? लोग
पकी को सगी कहते थे, अपन तो सगी को कह रहे हैं। तो सगी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने गया तो दुकानदार ने छूटते ही मुझसे पूछा, भाभी जी के लिए चाहिए या कोई अच्छी साड़ी दिखाऊं?